नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और ये वीडियो सीरीज जो है जिसमें हर संडे को हम इंडिया के मुख्य मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के एक्शन हो, चाहे ट्रेड डेटा हो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का डेटा हो, ये सारी चीज़ें हम जैसे ही डेटा रिलीज होता है वैसे ही वही संडे को हम ये डेटा देखते हैं, डिस्कस करते हैं और ये डेटा का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा या इकोनॉमी के बारे में ये क्या दर्शाता है, इस चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं। ये हफ्ते हम इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा देखेंगे। फॉरेन फ्लोज कितने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लोज इंडिया में कितने आ रहे हैं। पिछले साल यानी कि FY 2025 में इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो कितना रहा है और स्पेसिफिकली अप्रैल महीने का डेटा जो है वो आज रिलीज हुआ है, अप्रैल 2025 का, तो उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब सबसे पहले FDI का डेटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि FDI का जो डेटा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो फ्लोज है, वो इंडिया के हर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट करता है। चाहे वो इन्फ्लेशन डेटा हो या फिर रुपी हो, चाहे इंपोर्ट जो हो रहे हैं वो सस्ते होंगे या महंगे होंगे, इस चीज़ को, या फिर हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि सरकार का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, इसका जो फिगर है उसको, या फिर सीधा जीडीपी को, जीडीपी ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करता है, ये FDI डिटरमाइन करता है। तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे लिए ट्रैक करना। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखो तो इंडिया जो है उसके इंपोर्ट्स, स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अब जब मर्चेंडाइज इंपोर्ट ज़्यादा रहते हैं तो उसका जो पेमेंट हमें करना है सप्लायर्स को, यानी कि वो एक्सपोर्टर्स को जो हमें इंपोर्ट करना है, मानो हम क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल को पेमेंट जो करना, क्रूड ऑयल के सप्लायर्स को जो पेमेंट करना है वो हमें डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। अब ये फॉरेन करेंसी जो है वो आएगी कहाँ से? इंडिया के पास वो आएगी एक्सपोर्ट से। जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है उससे जो इंडिया का रेवेन्यू आता है फॉरेन करेंसी में, वो रेवेन्यू को हम इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो कम है, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा है इंडिया के एक्सपोर्ट से के कंपेरिजन से, तो वो डॉलर्स या वो फॉरेन करेंसीज हमारे लिए इनफ नहीं है। अब वो आएगी कहाँ से? वो आएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अगर कोई दूसरी इंडियन कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं या अपना नया प्लांट डाल रहे हैं या जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग बाहर से इंडिया में लाएंगे, डॉलर्स के फॉर्म में या यूरो के फॉर्म में या येन के फॉर्म में, कोई भी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में इंडिया में लाएंगे। ये जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में रहेगी, वो हम अपने इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट FDI का ये है क्योंकि FDI लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया में प्लांट डालेगी, मशीनरी खरीदेगी, लैंड खरीदेगी या फिर जॉइंट वेंचर करेगी, तो ये जो फंड है, ये जो पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया में लॉन्ग टर्म तक रहेंगे। एटलीस्ट 3 to 5 years हम मान सकते हैं कि वो रहेंगे। और इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और टैलेंट जो है वो भी साथ साथ लाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिया में जॉब्स क्रिएट करता है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बूस्ट करता है और इंडिया की GDP को भी शार्पली ग्रो करता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इनफ नहीं रहा इंडिया में, तो फिर वो फॉरेन करेंसी इंडिया लाएगी कहाँ से ताकि इंपोर्ट फंड कर पाए? वो लाएगी मार्केट से खरीद के। जब इंडिया डॉलर्स या फॉरेन करेंसीज मार्केट में खरीदेगी तो इंडिया क्या बेचेगी? इंडिया बेचेगी रुपीज। अब रुपीज जब बेचेगी तो रुपी पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, यानी कि रुपी डेप्रिशिएट होगा। रुपी डेप्रिशिएट होगा, रुपी वीक होगा, तो अगेन हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे क्योंकि हम जब डॉलर्स खरीदने जाएंगे तो हमें ज्यादा रुपीज सेल करने पड़ेंगे पर डॉलर, राइट? तो रुपी डेप्रिशिएट होगा, इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे, तो वो अगेन डाउनवर्ड प्रेशर रुपी। तो ये एक पूरी साइकिल है। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेटा जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि कौन से प्रकार है, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है और कौन से सेक्टर्स में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो FDI इस चीज को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम डेटा जो रिलीज करती है आरबीआई हर महीने जून 28 से लेकर जून 25 तक के बीच में FDI का डेटा रिलीज करती है। ये जो डेटा रिलीज होता है वो 2 महीने पहले का, यानी कि
अब जून में, अप्रैल में कितनी एफडीआई आई उसका डेटा रिलीज होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अप्रैल का डेटा जो आज रिलीज हुआ। अब अप्रैल का आप डेटा देखोगे यहाँ पे, तो अप्रैल में नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 106% बढ़ा है कंपेयर टू अप्रैल 2024, यानी कि एक साल पहले। ये जो है ये पिछले 35 महीनों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? जो नेट है उसका मतलब क्या है? क्या होता है कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इनफ्लो ऑफ एफडीआई, लेकिन ये फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट जो है अपना वो बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बेच के उसको रिपैट्रिएट करते हैं, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिपैट्रिएट करते हैं, अपनी होम कंट्री में ले जाते हैं, या फिर प्रॉफिट्स भी जो होते हैं वो भी होम कंट्री में लेके जाते हैं, या फिर जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट के फंड्स भी जो है वो भी अपनी होम कंट्री में लेके जाते हैं। तो जो इनफ्लो आ रहा है उसमें से रिपैट्रिएशन यानी कि जो विड्रॉवल है फंड्स का, उसको हम माइनस करते हैं नेट एफडीआई के कैलकुलेशन में। और एक चीज, इंडिया फॉरेन कंट्रीज में कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडियन कंपनीज जो है उनको ग्रो करना होता है तो वो फॉरेन कंट्रीज में अपना प्लांट डालेगी, अपनी फैसिलिटीज डालेगी, या फिर डाइवर्सिफिकेशन के पर्पस से फंड्स जो है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। ये जो है वो एफडीआई इनफ्लो में से माइनस होता है। दो चीज, एक तो विड्रॉवल्स माइनस होता है, और दूसरा इंडिया अगर कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो वो भी एफडीआई के इनफ्लोज में से माइनस होता है। और जो नेट फिगर होता है उसको बोलते हैं नेट एफडीआई, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप डेटा देखो तो डबल हो गया है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये ह्यूजली पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले साल FY25 पूरे साल में देखो, यानी कि अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 के पीरियड में देखो आप 12 महीने में, तो नेट एफडीआई जो है वो ऑलमोस्ट 97% गिरा था, नेट एफडीआई गिरा था। और इसका रीजन मेजर ये था कि काफी सारी फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने अपने स्टेक्स इंडियन कंपनीज में या इंडियन सब्सिडरीज में बेचे थे और वो फंड्स वापस होम कंट्री में ले गए थे। वो कैसे पता चलेगा? वो यहाँ पे पता चलेगा। आप जब रिपैट्रिएशन या डिसइन्वेस्टमेंट का रो देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि पिछले साल FY25 में रिपैट्रिएशन ऑलमोस्ट 16% बढ़ा था, राइट। इतने सारे फंड्स जो है वो इंडिया से विड्रॉ किए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। अब इसमें ये जो फंड्स विड्रॉ किए थे ये नेसेसरीली नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे लास्ट ईयर बहुत सारे आईपीओज हुए थे, और आईपीओज में एक सबसे मेजर आईपीओ था Hyundai मोटर्स का। तो Hyundai मोटर कोरिया की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अक्टूबर 2024 में जब Hyundai का आईपीओ आया था तो ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन के फंड्स विड्रॉ किए थे, उन्होंने अपना स्टेक बेच के रिपैट्रिएट किया था। देन स्विगी का आईपीओ नवंबर 2024 में आया था, और उनमें जो इन्वेस्टर्स थे प्रोसेस या एसएल या टेंसेंट, उन्होंने टोटल मिला के $813 मिलियन का सेल किया था। तो ये दोनों Hyundai और स्विगी जो है उनमें ऑफर फॉर सेल, Hyundai तो पूरा ऑफर फॉर सेल था, स्विगी में मेजरली ऑफर फॉर सेल था। देन ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आया था अगस्त में लास्ट ईयर, और उसमें अराउंड $240 बिलियन जितना OFS हुआ था, ऑफर फॉर सेल, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा था। सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल और मैट्रिक्स पार्टनर्स तीनों थे इसमें। लीला होटल्स का आईपीओ जो है वो अभी मई 2025 में आया था, उसमें ब्रुकफील्ड में बेचा था, तो ये साल का हो गया। लेकिन लास्ट ईयर में अगेन हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ आया था फरवरी 2025 में, तो बैरिंग प्राइवेट इक्विटी ने अपना स्टेक बेचा था और $1.404 बिलियन का स्टेक सेल किया था। तो टोटल मिला के अराउंड $5.5 बिलियन तो आईपीओ से आया था। तो आईपीओ में स्टेक सेल करना ये नेगेटिव नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंडिया का मार्केट जो है वो मैच्योर हो रहा है। और जैसे फॉर इंस्टेंस स्विगी का अगर या जोमेटो का अगर आईपीओ आ रहा है तो इसका मतलब कि ये कंपनीज काफी मैच्योर हो गई है। फूड डिलीवरी सर्विस सेक्टर जो है वो मैच्योर हो रहा है, तभी वो लोग अपना स्टेक सेल करेंगे। और ये चीज जो है आरबीआई ने भी अपने पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, तो फॉर इंस्टेंस गवर्नर का स्टेटमेंट था जून 6 को, तो उसमें गवर्नर ने भी ये क्लैरिफाई किया था आरबीआई ने। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें एफडीआई गिरती है, एक्सटर्नल सेक्टर में आरबीआई के गवर्नर ने ये कहा था, क्लैरिफाई किया था कि it is germane to point out that this moderation is on account of a rise in repatriation, यानी कि withdrawal and net outward FDI, while gross FDI actually increased by 14%. Again, rise in repatriation, यानी कि जो withdrawal होते हैं funds को, is a sign of a mature market where foreign investors can enter and exit smoothly, while high gross FDI indicates that India continues to remain an attractive investment destination. ठीक है? तो जैसे हमने देखा कि अप्रैल महीने में ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट 106% जितना ग्रोथ हुआ है नेट एफडीआई में, और
इसका एक मेजर रीजन ये है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया यानी कि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए हैं अप्रैल में, वो 130% का ग्रोथ हुआ है। तो ये काफी शार्प ग्रोथ है। आई होप कि ये कंटिन्यू रहे। और रिपैट्रिएशन अप्रैल में जो है विड्रॉवल अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट 60% जितने घटे हैं। और अगेन अगर इंडिया से इतने फंड्स विड्रॉ हो रहे हैं तो एक तो है आईपीओ जो लास्ट ईयर आया उसी लिए, तो काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल किया। लेकिन ग्लोबली भी अभी हालत इकोनॉमिक कंडीशन जो है, हालत जो है वो खराब है। ग्लोबली ग्रोथ स्लो डाउन है यूरोप में या यूएस में या चाइना में, और इसके चलते अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आया था 2025 का, जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये क्लैरिफाई किया था कि ग्लोबल एफडीआई जो है वो 2024 में, कैलेंडर ईयर 2024 में इंक्रीज्ड ओनली मार्जिनली बाय 4%। लेकिन ये 4% ग्रोथ भी जो है वो एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि यूरोप में काफी सारी कॉन्डुइट कंट्रीज है जहां पे काफी वॉलेटाइल फाइनेंशियल फ्लोज है। सो फॉर इंस्टेंस आप देख लो नेदरलैंड या लुक्सेमबर्ग, तो इन देशों में या फिर आयरलैंड, इन देशों में क्या है कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, तो उसीलिए अपना जो इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में करना है इन फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो वो रूट करते हैं नेदरलैंड्स या आयरलैंड से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इन्फ्लेटेड फिगर है। 4% ग्रोथ जो ग्लोबल एफडीआई में था 2024 में, वो इन्फ्लेटेड फिगर है। एक्चुअल में अगर इस चीज को हम एडजस्ट कर ले, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूट कंट्रीज है नेदरलैंड्स, आयरलैंड और सिमिलर कंट्रीज जहां पे टैक्स बेनिफिट्स की वजह से रूट होते हैं इन्वेस्टमेंट, वहां पे जॉब्स क्रिएट नहीं होती या इन्वेस्टमेंट नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिर्फ रूटिंग होता है, तो वो रूटिंग जो है उसको एक्सक्लूड कर दे, उसके इफेक्ट को एडजस्ट करके हम देखें तो एक्चुअल में ये रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल एफडीआई फ्लोज जो है वो 11% से डिक्लाइन हुए हैं लास्ट ईयर। तो ग्लोबली एफडीआई का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड रहा है। यहाँ पे चार्ट में भी आप देख सकते हो एफडीआई इज लूजिंग पेस विद जीडीपी एंड ट्रेड। लास्ट ईयर 11% का डिक्लाइन है ग्लोबली एफडीआई में से। तो इंडिया में यस रिपैट्रिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ स्लो डाउन, लेकिन आप एफडीआई के इनफ्लोज देखो, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज देखो तो वो काफी स्ट्रांग है। तो इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रांग हो रहा है और हो सकता है कि इसमें काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रेड डेटा जब देखा तो देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मोर देन 50% से बढ़ा था मई महीने में, राइट। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है कि काफी सारी एफडीआई आ रही हो, स्पेसिफिकली जैसे एप्पल है या फॉक्सकॉन है, इन तरह की कंपनी से। तो ये हो गया अप्रैल का और पिछले पूरे साल का एफडीआई का डिस्कशन। ठीक है, अब कंट्री वाइज देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से एफडीआई आती है? वेल, टॉप पे है सिंगापुर। सिंगापुर ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट करता है। तो सिंगापुर से बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज है वो वहां से आते हो सकता है अगेन ये रीराउटिंग हो सिंगापुर में कुछ टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स ट्रीटीज की वजह से सिंगापुर से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स राउट करो। टोटल मिला के ऑलमोस्ट 122 कंट्रीज से इंडिया में एफडीआई आती है। इसमें से ये सारी टॉप है। फर्स्ट है सिंगापुर, जहां से FY 2025 में ऑलमोस्ट $15 बिलियन की एफडीआई आई थी। देन मॉरिशस सेकंड है, अगेन टैक्स बेनिफिट्स की वजह से, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज की वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट राउट कर रहे हो, इसीलिए मॉरिशस सेकंड है लिस्ट पे। 14% ऑलमोस्ट इंडिया की एफडीआई जो है वो मॉरिशस से आती है। और थर्ड है यूएस, फिर नेदरलैंड्स एंड फिर यूएई। तो ये 5 कंट्री से जहां से एफडीआई आती है। हालांकि अभी 2021 FY 2021 की कंपैरिजन से अभी आप देखो तो ये एफडीआई के फिगर्स थोड़े मॉडरेट हुए हैं। और कौन से सेक्टर्स में इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है? वेल, वो सेक्टर्स अगर हम देखें तो उसका भी डेटा हमारे पास है यहाँ पे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आई है पिछले साल FY 2025 में। ऑलमोस्ट 24% जो एफडीआई इंडिया में आई है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई है। एंड नॉट सरप्राइजिंग, जैसे हमने देखा कि काफी सारे PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसके चलते काफी सारा इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज का इंडिया में आ रहा है, उसमें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा में। तो मैन्युफैक्चरिंग में 24% एफडीआई आ रही है। देन सर्विसेज सेक्टर सेकेंड हाईएस्ट है, तो उसमें 16%, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखो 16% है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, एनर्जी जनरेशन में 11% है। कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसमें शायद टेलीकॉम आ गया, 10% एफडीआई आ रही है। एंड देन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड में ऑलमोस्ट 9% एफडीआई आ रही है। तो ये एफडीआई के मेजर सेक्टर्स है। और अप्रैल में एफडीआई काफी शार्पली शूट हुई है, और एफडीआई इनफ्लो स्पेसिफिकली। एंड इसका रीजन एक तो हो सकता है कि काफी सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने एफडीआई की जो लिमिट्स है उसमें लिबरलाइजेशन किया है पिछले कुछ सालों में। सो यहाँ पे ये जो लिस्ट है हमारा, ये
सेक्टर्स है, और ये सेक्टर्स में आप देखो तो फॉर इंस्टेंस एफडीआई लिमिट डिफेंस में आप देखो तो ऑलमोस्ट 74% जितनी लिमिट है, यानी कि एफडीआई 74% जितनी अलाउड है डिफेंस सेक्टर में। टेलीकॉम में 100% है, इंश्योरेंस में 74% है। लेकिन हाल ही के बजट में गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया था कि जो कंपनीज अपना प्रीमियम इंडिया में री इन्वेस्ट कर रही है, इंडिया में ही रख रही है, उनको 100% एफडीआई अलाउड हो। तो इंश्योरेंस में कुछ प्रपोजल्स है, कुछ चेंजेस है हाल ही के बजट में। बैंकिंग सेक्टर में 74% एफडीआई। तो ये डेटा आप चेक कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में इस शीट को अटैच कर देंगे, तो आप ये डेटा अपने लीजर टाइम में देख सकते हो। तो एक तो लिबरलाइज किया है काफ़ी सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने एफडीआई की, तो काफ़ी सारा एफडीआई इंडिया में आ सकता है, जिससे इंडिया में लॉन्ग टर्म जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं और जीडीपी बूस्ट हो सकता है। इसका इम्पैक्ट कुछ सालों में हमें दिखना चाहिए। इसके अलावा पीएलआई स्कीम का हमने डिस्कस किया। सेकेंड, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है कि इंडिया को इतने सारे फंड्स नहीं आ रहे। साउथ इनफैक्ट जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है उसमें साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी सारी एफडीआई गई है, वो रिपोर्ट के मुताबिक। वो रिपोर्ट को भी हम नीचे अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप पढ़ सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया में एफडीआई काफ़ी स्ट्रांग रही है। ग्लोबल एफडीआई का एज अ प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल एफडीआई देखे तो इंडिया थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी पीएलआई स्कीम के चलते काफ़ी सारी शिफ्टिंग हो रही है, ऐसा हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा में, ये सारे क्षेत्रों में सप्लाई चेन जो है वो अब धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट होती दिख रही है। इसके अलावा इंडिया के मैक्रोज भी काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे आप करेंसी ले लो तो करेंसी भी मोर और लेस काफ़ी स्टेबल रही है इंडिया की। इवन दो इतने जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, क्रूड ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी चल रही है, ट्रेड टैरिफ के जो टेंट्रम्स है वो चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा इन्फ्लेशन देखो तो इन्फ्लेशन अभी काफ़ी कंट्रोल में है, आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर है इन्फ्लेशन। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट देखो तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी इस बार गवर्नमेंट ने अचीव किया है। तो इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है काफ़ी स्टेबल है, पॉलिसी सर्टेनिटी है अभी। उसके चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा ये सर्टेनिटी जो होती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फेवर करती है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। ऑब्वियसली विड्रॉवल जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक्स है, उस पर काफ़ी निर्भर करता है, लेकिन इनफ्लो स्ट्रॉन्ग है। और अप्रैल में तो नेट एफडीआई भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, राइट, रिपैट्रिएशन को अकाउंट करने के बाद। तो पिछले साल कुछ चैलेंजेस थे, अप्रैल काफी स्ट्रांगली स्टार्ट हुआ है एफडीआई के सेगमेंट में, और होपफुली ये आगे जाके कंटिन्यू रहे। इस हफ्ते के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड वीक।